आज है 20 मार्च 2026 दिन शुक्रवार। आइए जानते हैं फटाफट अंदाज में आज हफ्ते के आखिरी दिन भारतीय बाजार में क्या हुआ। बाजार बंद होने के बाद किन स्टॉक को लेकर बड़ी खबरें आई हैं जिन पर निवेशकों को नजर रखनी चाहिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक जरूर कर दीजिए। आज के बाजार की कहानी अगर आसान भाषा में समझें तो दिन की शुरुआत काफ़ी पॉजिटिव माहौल के साथ हुई थी। सुबह सेंसेक्स और निफ्टी तेज़ी से ऊपर जा रहे थे और ऐसा लग रहा था कि आज मार्केट अच्छा परफॉर्म करेगा। लेकिन जैसे जैसे दिन आगे बढ़ा बाजार की ताकत कमज़ोर पड़ने लगी और तेज़ी टिक नहीं पाई। दिन के आखिरी 30 मिनट में निफ्टी ने रिकवरी की कोशिश जरूर की। 23,150 के आसपास से थोड़ी खरीदारी भी आई, लेकिन 23,200 से 23,220 के लेवल पर फिर से बिकवाली हावी हो गई। इससे साफ संकेत मिलता है कि ऊपर के स्तरों पर अभी भी निवेशक मुनाफा वसूली कर रहे हैं और मार्केट को मजबूत ब्रेकआउट के लिए और सपोर्ट चाहिए। बैंकिंग सेक्टर आज बाजार पर भारी पड़ा। HDFC बैंक जैसे बड़े शेयरों में गिरावट देखने को मिली और निफ्टी बैंक अपने ऊपरी स्तर से करीब 2% तक टूट गया। बैंकिंग शेयरों में कमजोरी आने से पूरे बाजार की रफ्तार धीमी हो गई और इंडेक्स दबाव में आ गया। इस बीच रुपये में आई बड़ी गिरावट ने भी निवेशकों की चिंता बढ़ा दी। रुपया पहली बार डॉलर के मुकाबले 93.76 तक गिर गया। हालांकि बाद में थोड़ा संभल कर 92.71 पर बंद हुआ, लेकिन ये भी उसका अब तक का सबसे कमज़ोर क्लोजिंग स्तर रहा, जो विदेशी निवेश और बाजार के भरोसे पर असर डाल सकता है। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव, खासकर ईरान से जुड़े हालात ने ग्लोबल मार्केट में डर का माहौल बना दिया है। ऐसे समय में निवेशक सुरक्षित विकल्प के तौर पर डॉलर की तरफ जाते हैं, जिससे डॉलर मजबूत होता है और रुपया जैसे उभरते देशों की करेंसी पर दबाव बढ़ जाता है। कच्चे तेल की कीमतों में तेज उछाल भी रुपये की कमजोरी की बड़ी वजह है। भारत अपनी ज़रूरत का करीब 89% तेल आयात करता है और जब ब्रेंट क्रूड $119 तक पहुंचा तो इम्पोर्ट बिल बढ़ गया, जिससे डॉलर की डिमांड बढ़ी और रुपये पर दबाव और ज़्यादा बढ़ गया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लगातार रुपये को संभालने की कोशिश कर रहा है और मार्च में ही करीब $15 बिलियन बेच चुका है। हालांकि ये कदम शॉर्ट टर्म में राहत दे सकता है, लेकिन विदेशी निवेशकों की बिकवाली और मजबूत डॉलर जैसे ग्लोबल फैक्टर्स के चलते रुपये पर दबाव पूरी तरह खत्म होना अभी मुश्किल दिख रहा है। आज बाजार में जो हल्की तेजी आई उसका एक प्रमुख कारण आईटी सेक्टर रहा। आईटी सेक्टर में आज करीब 2 से 2.5% की अच्छी तेजी देखने को मिली, जिसकी वजह से निफ्टी भी लगभग ½ % ऊपर बंद हो पाया। अगर आईटी सेक्टर ये मजबूती नहीं दिखाता तो आज भी बाजार में गिरावट देखने को मिल सकती थी। अब सवाल आता है कि आखिर आईटी सेक्टर में अचानक ये पॉजिटिव माहौल क्यों बना? तो इसके पीछे सबसे बड़ी वजह एक्सेंचर की शानदार नतीजे रहे हैं। एक्सेंचर दुनिया की सबसे बड़ी आईटी सर्विस कंपनियों में से एक है और इसके रिजल्ट पूरे सेक्टर के लिए एक संकेत माने जाते हैं। एक्सेंचर के नतीजों में कंपनी ने करीब $18 बिलियन का रेवेन्यू दिखाया और खास बात ये रही कि कांस्टेंट करेंसी के हिसाब से करीब 4% की ग्रोथ दर्ज की गई। एक्सेंचर का मुनाफा यानी EPS भी बढ़ा है और ऑपरेटिंग मार्जिन में भी सुधार देखने को मिला है, जिससे ये साफ होता है कि कंपनी सिर्फ कमाई ही नहीं बढ़ा रही बल्कि अपने खर्चों को भी अच्छे से कंट्रोल कर रही है। AI को लेकर जो डर बना हुआ था उस पर भी कंपनी ने साफ किया है कि ये खतरा नहीं बल्कि एक बड़ा मौका है। कंपनी लगातार AI और डेटा से जुड़े प्रोफेशनल्स पर निवेश कर रही है और अपने कर्मचारियों को नई टेक्नोलॉजी के हिसाब से ट्रेन कर रही है। इन सभी पॉजिटिव संकेतों के बाद ब्रोकरेज हाउस का भी मानना है कि आईटी सेक्टर के लिए आगे का रास्ता बेहतर हो सकता है। यही वजह है कि भारतीय आईटी कंपनियों में भी आज अच्छी खरीदारी देखने को मिली और पूरा सेक्टर हरे निशान में बंद हुआ। अगर पूरे हफ्ते की बात करें तो बाजार में लगातार उतार चढ़ाव देखने को मिला, लेकिन कुल मिलाकर इंडेक्स लगभग सपाट ही रहे। यानी निफ्टी, सेंसेक्स और मिड कैप इंडेक्स में हल्की बढ़त जरूर हुई, लेकिन कोई साफ ट्रेंड नजर नहीं आया। इस हफ्ते सबसे ज्यादा दबाव बैंकिंग और फाइनेंशियल शेयरों पर रहा। करीब आधे निफ्टी शेयरों ने नेगेटिव रिटर्न दिया, जिसमें श्रीराम फाइनेंस और HDFC बैंक जैसे शेयर टॉप लूजर्स में रहे, जिससे बाजार की तेजी सीमित हो गई। वहीं दूसरी तरफ ऑटो सेक्टर ने शानदार वापसी की। पिछले हफ्ते की गिरावट के बाद इस हफ्ते ऑटो शेयरों में अच्छी खरीदारी देखने को मिली और ये सेक्टर टॉप गेनर बनकर उभरा। साथ ही मेटल और आईटी सेक्टर ने भी बाजार को सपोर्ट दिया, जहां टाटा स्टील, महिंद्रा एंड महिंद्रा, JSW स्टील और टेक महिंद्रा जैसे शेयरों में मजबूती रही। मिड कैप शेयरों की बात करें तो यहाँ काफ़ी अच्छा प्रदर्शन देखने को मिला। वारी एनर्जीज, प्रीमियर एनर्जीज, पेटीएम, एंजल वन और पेज इंडस्ट्रीज जैसे शेयरों ने निवेशकों को अच्छे रिटर्न दिए, जबकि पेट्रोनेट LNG, बंधन बैंक, BPCL और सोलर इंडस्ट्रीज गिरावट वाले शेयरों में शामिल रहे। कुल मिलाकर इस हफ्ते बाजार ने साफ संकेत दिया है कि अभी भी अनिश्चितता बनी हुई है। ऊपर के स्तरों पर लगातार बिकवाली आ रही है, रुपये की कमजोरी चिंता बढ़ा रही है और जब तक बैंकिंग सेक्टर में मजबूती नहीं आती तब तक बाजार में बड़ी तेजी आना थोड़ा मुश्किल नजर आ रहा है।
MCX पर गोल्ड और सिल्वर ने तेज गिरावट के बाद अच्छी रिकवरी दिखाई है। गोल्ड अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट करीब 1914 रुपये बढ़कर 1,46,000 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया, जबकि सिल्वर में करीब 4% की तेजी आई और ये 2,40,000 रुपये प्रति किलो तक पहुंच गया, जिसे पिछले 7 दिनों की गिरावट का सिलसिला टूट गया। इस तेजी की बड़ी वजह मिडिल ईस्ट में थोड़ा कम होता तनाव है। इजराइल और यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ से ईरान के एनर्जी ठिकानों पर आगे हमले न बढ़ाने के संकेत मिले हैं, जिससे बाजार का डर थोड़ा कम हुआ और निवेशकों ने फिर से खरीदारी शुरू की। ग्लोबल मार्केट में भी यही ट्रेंड देखने को मिला, जहां न्यूयॉर्क के कॉमेक्स पर गोल्ड और सिल्वर दोनों में अच्छी तेजी आई, लेकिन इसके बावजूद पूरे हफ्ते के हिसाब से अभी भी दबाव बना हुआ है, क्योंकि महंगे कच्चे तेल और ब्याज दरों को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। फेडरल रिजर्व समेत दुनिया के बड़ी सेंट्रल बैंक अभी भी सख्त रुख बनाए हुए हैं और ब्याज दरें ऊंची बनी हुई हैं। इसके साथ ही मजबूत डॉलर और बढ़ती बॉन्ड यील्ड के कारण गोल्ड सिल्वर जैसे सेफ हेवन में बहुत बड़ी तेजी फिलहाल सीमित रह सकती है और आगे कीमतें एक तय दायरे में ही घूमती नजर आ सकती हैं। वोडाफोन आइडिया के शेयरों में करीब 5.5% की तेजी देखने को मिली, क्योंकि नए सब्सक्राइबर डेटा ने संकेत दिया है कि कंपनी की हालत में धीरे धीरे सुधार आ रहा है। लंबे समय से लगातार गिरावट झेल रही कंपनी के लिए ये एक पॉजिटिव संकेत माना जा रहा है। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के जनवरी 2026 के डेटा के मुताबिक कंपनी ने सिर्फ 4.11 लाख सब्सक्राइबर खोए, जो पिछले कम से कम 2 साल में सबसे कम मासिक गिरावट है। इससे साफ है कि यूजर लॉस की रफ्तार अब पहले के मुकाबले काफी धीमी हो गई है। पहले जहां 2024 और 2025 में हर महीने करीब 10 से 20 लाख यूजर्स कम हो रहे थे, वहीं अब ये गिरावट घटकर 1 मिलियन से नीचे आ गई थी और जनवरी 2026 में तो सिर्फ 0.41 मिलियन रह गई। यानी कंपनी अभी भी यूजर्स खो रही है, लेकिन गिरावट का ट्रेंड धीमा पड़ना स्टेबलाइजेशन की शुरुआत का संकेत दे रहा है। अगली खबर, फेरस मेटल यानी आयन बेस्ड मेटल सेक्टर के शेयरों में आज अच्छी तेजी देखने को मिली, जहां टाटा स्टील, JSW स्टील और जिंदल स्टील एंड पावर जैसे स्टॉक्स ऊपर ट्रेड कर रहे थे। इसकी बड़ी वजह ये रही कि हाल की गिरावट के बाद अब ब्रोकरेज हाउसेज इस सेक्टर को अच्छा खरीदारी मौका मान रहे हैं। मैक्वारी ग्रुप के अनुसार फरवरी 2026 से स्टील स्टॉक्स में 7 से 8% की गिरावट आ चुकी है, लेकिन अब स्टील की कीमतों में 12 से 13% की बढ़ोतरी और स्प्रेड्स के $260 से बढ़कर करीब $340 प्रति टन तक पहुंचने से कंपनियों की कमाई में सुधार दिखने लगा है। इसका सीधा फायदा एबिटा पर पड़ेगा, जो मार्च तिमाही में करीब 1,500 रुपये प्रति टन से ज्यादा बढ़ सकता है। साथ ही HSBC ने भी टाटा स्टील पर भरोसा जताया है और टारगेट प्राइस 250 रुपये तक बढ़ाया है। इंपोर्ट ड्यूटी, यूरोप का CBAM नियम और UK के टैरिफ जैसे कदमों से घरेलू कंपनियों को सपोर्ट मिल रहा है। वहीं टाटा स्टील का नया इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस प्रोजेक्ट लागत कम करने और भविष्य में ग्रोथ को मजबूत करने का संकेत दे रहा है। शाओमी के शेयरों में तेज गिरावट देखने को मिली, करीब 8.6% तक गिर गए। वजह यह है कि कंपनी ने अपना नया SU7 इलेक्ट्रिक कार लॉन्च किया है, जिसकी डिमांड तो जबरदस्त है, लेकिन उसे बनाने की लागत भी काफी बढ़ रही है, जिससे कंपनी का मुनाफा दबाव में आ सकता है। जोमैटो ने एक बार फिर अपनी प्लेटफॉर्म फीस बढ़ा दी है, जो अब 14.90 रुपये प्रति ऑर्डर हो गई है। पहले ये 2 रुपये से शुरू हुई थी और धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते अब यहाँ तक पहुँच गई है, जिससे साफ है कि कंपनी हर ऑर्डर से ज़्यादा कमाई करने पर फोकस कर रही है, खासकर जब कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा है। दिलचस्प बात यह है कि स्विगी भी इसी रास्ते पर चल रहा है और उसने भी अपनी प्लेटफॉर्म फीस लगभग 15 रुपये के आसपास कर दी है। इसका मतलब ये है कि पूरे फूड डिलीवरी सेक्टर में कंपनियां अब मुनाफा बढ़ाने के लिए ग्राहकों से ज़्यादा चार्ज लेने लगी हैं, जिससे आगे चलकर ऑर्डर महंगे हो सकते हैं। हिंदुस्तान पेट्रोलियम ने प्रीमियम पेट्रोल की कीमत में 2 रुपये से ज्यादा की बढ़ोतरी कर दी है, जबकि सामान्य पेट्रोल के दाम में कोई बदलाव नहीं हुआ। इसका सीधा असर उन लोगों पर पड़ेगा जो बेहतर इंजन परफॉर्मेंस के लिए प्रीमियम पेट्रोल इस्तेमाल करते हैं। दरअसल कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी और वेस्ट एशिया में चल रहे तनाव की वजह से ईंधन महंगा हो रहा है, इसलिए कंपनियां धीरे धीरे प्रीमियम प्रोडक्ट्स के दाम बढ़ाकर अपने खर्च को मैनेज करने की कोशिश कर रही हैं। DCX सिस्टम्स को 563 करोड़ रुपए का बड़ा डिफेंस ऑर्डर मिला है, जिसमें कंपनी एयरबॉर्न मैरीटाइम पेट्रोल रडार सिस्टम के लिए कस्टम एंटेना और पावर सप्लाई बनाएगी। यानी ये ऑर्डर कंपनी की डिफेंस सेक्टर में मजबूत पकड़ और भविष्य की ग्रोथ को सपोर्ट करता है। सीगल इंडिया की सब्सिडरी ने 603 करोड़ रुपए का NHAI प्रोजेक्ट सबसे कम बोली लगाकर हासिल किया है, जिसमें 6 लेन हाईवे का निर्माण किया जाएगा, जिससे कंपनी की इंफ्रास्ट्रक्चर ऑर्डर बुक और एग्जीक्यूशन पाइपलाइन मजबूत होती दिख रही है। रेलटेल कॉरपोरेशन को 159.80 करोड़ रुपए का बड़ा ऑर्डर प्रसार भारती से मिला है, जिसमें दूरदर्शन के लिए क्लाउड बेस्ड इंटीग्रेटेड न्यूज़रूम सिस्टम तैयार किया जाएगा, जिससे डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में कंपनी की भूमिका और बढ़ेगी।
रेलटेल कॉरपोरेशन को ही 24.53 करोड़ रुपए का दूसरा ऑर्डर ईस्ट कोस्ट रेलवे से मिला है, जो सिग्नल और टेलीकॉम मेंटेनेंस के लिए मैन पावर सपोर्ट से जुड़ा है और ये कंपनी को आने वाले समय में स्थिर रेवेन्यू देने में मदद करेगा। मैक्स एस्टेट्स ने नोएडा में अपना नया प्रोजेक्ट एस्टेट 105 लॉन्च किया है, जिसकी पहली फेज की वैल्यू करीब 3000 करोड़ रुपए बताई जा रही है। इस प्रोजेक्ट में 2 टावर में 270 घर बनाए जाएंगे और इसे इस तरह डिजाइन किया गया है कि लोगों की डेली लाइफ ज्यादा एक्टिव और कंफर्टेबल बने। हालांकि खबर के बावजूद स्टॉक में हल्की गिरावट देखने को मिली। देवयानी इंटरनेशनल ने अपने बिजनेस को इंटरनेशनल लेवल पर मजबूत करने के लिए थाईलैंड में KFC फ्रेंचाइजी ऑपरेटर में 347 करोड़ रुपए का निवेश किया है। ये निवेश उसकी सब्सिडियरी के जरिए किया जाएगा, जिससे कंपनी अपने ग्लोबल फूड बिजनेस को और तेजी से बढ़ाने की कोशिश कर रही है। इन्फोसिस ने फॉर्मूला ई के साथ मिलकर एक AI पावर्ड रेस सेंटर लॉन्च किया है, जो फैंस को रियल टाइम डेटा, लाइव इंसाइट्स और इंटरैक्टिव टूल्स के जरिए एक नया एक्सपीरियंस देगा। इसका मतलब है कि अब टेक्नोलॉजी और स्पोर्ट्स का कॉम्बिनेशन और मजबूत होता दिखेगा, जिससे इन्फोसिस की AI कैपेबिलिटी भी सामने आ रही है। SBI को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से 6338 करोड़ रुपए का बड़ा टैक्स नोटिस मिला है, जो वित्त वर्ष 2023-24 से जुड़ा हुआ है। हालांकि इस खबर के बाद स्टॉक में ज्यादा घबराहट नहीं दिखी और हल्की गिरावट के साथ बंद हुआ, जिससे लगता है कि बाजार इसे फिलहाल बहुत बड़ा नेगेटिव मानकर नहीं चल रहा है। लॉरिस लैब्स के शेयरों में करीब 4% की तेजी आई है, क्योंकि मोतीलाल ओसवाल ने इस पर बाई की सलाह दी है। ब्रोकरेज का मानना है कि आने वाले वित्त वर्ष 2026 से 2028 के बीच कंपनी की कमाई अच्छी रफ्तार से बढ़ सकती है, जिससे स्टॉक में 30% तक का अपसाइड देखने को मिल सकता है। नैटको फार्मा ने भारत में सेमाग्लुटाइड दवा का किफ़ायती वर्जन लॉन्च किया है, जो वजन कम करने और डायबिटीज जैसी बीमारियों में इस्तेमाल होती है। कंपनी जल्द ही इसका पेन डिवाइस भी लॉन्च करेगी, जिसकी कीमत करीब 4000 से 4500 रुपए प्रति महीना हो सकती है, जिससे ये इलाज आम लोगों के लिए थोड़ा और सुलभ हो सकता है। CMPDI यानी सेंट्रल माइन कैनिंग एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट का IPO खुल चुका है, जिसका साइज 1842 करोड़ रुपए है। ये पूरी तरह OFS है, यानी कंपनी को इसमें से कोई पैसा नहीं मिलेगा, बल्कि मौजूदा शेयरधारक अपनी हिस्सेदारी बेच रहे हैं। इस IPO में रिटेल निवेशकों के लिए 35% हिस्सा रखा गया है और एक लॉट के लिए कम से कम 13,760 रुपए निवेश करना होगा। CMPDI कोल इंडिया लिमिटेड की सब्सिडियरी है और कोयला सेक्टर में कंसल्टिंग और प्लानिंग का काम करती है, जिससे इसका बिजनेस काफी हद तक सरकारी प्रोजेक्ट्स पर निर्भर रहता है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने 3000 करोड़ रुपए के लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स के जरिए फंड जुटाया है और इस इशू को 3 गुना से ज्यादा सब्सक्रिप्शन मिला, जिससे साफ है कि निवेशकों का भरोसा बैंक पर बना हुआ है। इस पैसे का इस्तेमाल इंफ्रास्ट्रक्चर और अफोर्डेबल हाउसिंग जैसे सेक्टर्स में लोन देने के लिए किया जाएगा, जो भविष्य में बैंक की ग्रोथ को सपोर्ट कर सकता है। सोना BLW प्रिसीजन फॉर्जिंग्स लिमिटेड ने अपनी प्रोडक्शन क्षमता बढ़ाने के लिए 62 करोड़ रुपए का कैपेक्स प्लान अप्रूव किया है, जिसमें कंपनी अपने गियर बनाने की क्षमता को करीब 4.1 मिलियन यूनिट्स तक बढ़ाएगी। ये विस्तार वित्त वर्ष 2027-28 तक पूरा होगा और इसका मकसद ऑटो सेक्टर में बढ़ती डिमांड को कैप्चर करना है। आज बाजार की तेजी के बीच कई मजबूत स्टॉक्स ने अपना 52 वीक हाई टच किया, जो ये दिखाता है कि इन शेयरों में लगातार खरीदारी बनी हुई है और निवेशकों का भरोसा मजबूत हो रहा है। आमतौर पर जब कोई स्टॉक अपने साल का सबसे ऊंचा स्तर छूता है तो उसे पॉजिटिव मोमेंटम का संकेत माना जाता है। एथर इंडस्ट्रीज, अक्यूटास केमिकल्स, कर्नाटका बैंक, CCL प्रोडक्ट्स इंडिया, JB केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स, टाटा पावर और एथर एनर्जी जैसे स्टॉक्स इस लिस्ट में शामिल रहे, जहां पिछले एक महीने में करीब 7% से 20% तक की तेजी देखने को मिली है। फरवरी 2026 में म्यूचुअल फंड्स ने अपने पोर्टफोलियो में बड़ा बदलाव करते हुए कुछ कंपनियों से पूरी तरह एग्जिट कर लिया, यानी अब इन स्टॉक्स में उनकी कोई हिस्सेदारी नहीं बची है। ये कदम बदलती मार्केट स्ट्रैटेजी और बेहतर रिटर्न की तलाश को दिखाता है। आशापुरा माइंड कैंप में म्यूचुअल फंड्स ने 81,243 शेयर बेच दिए, जिनकी कुल वैल्यू करीब 5.32 करोड़ रुपए रही। दिलचस्प बात यह है कि इस स्टॉक ने पिछले एक साल में करीब 39% का रिटर्न दिया, यानी यहाँ फंड्स ने मुनाफा वसूली करना बेहतर समझा। एडवेंट होटल्स इंटरनेशनल में 61,700 शेयर बेचे गए, जिनकी वैल्यू लगभग 1.23 करोड़ रुपए रही। ये स्टॉक पिछले एक साल में करीब 50% गिर चुका है, जिससे साफ है कि खराब परफॉर्मेंस के चलते फंड्स ने यहां से बाहर निकलना सही समझा। RNIT AI सॉल्यूशंस में म्यूचुअल फंड्स ने 3,468 शेयर बेचे, जिनकी वैल्यू करीब 0.01 करोड़ रुपए रही। ये स्टॉक भी पिछले साल में नेगेटिव रिटर्न दे चुका है, इसलिए इसमें निवेश जारी रखना फंड्स को सही नहीं लगा। सद्भाव इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में करीब 2.93 लाख शेयरों की बिकवाली हुई, जिसकी वैल्यू लगभग 0.10 करोड़ रुपए रही। ये स्टॉक भी पिछले एक साल में करीब 46% का नुकसान दिया, जिससे ये साफ होता है कि फंड्स कमजोर स्टॉक से दूरी बना रहे हैं।
फरवरी 2026 में देश की 8 प्रमुख इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्रीज की ग्रोथ घटकर 2.3% रह गई, जो जनवरी की करीब 4% से कम है। इसका मतलब है कि इकोनॉमी की बुनियादी गतिविधियों की रफ्तार थोड़ी धीमी पड़ी है, जो आगे इंडस्ट्रियल ग्रोथ को भी प्रभावित कर सकती है। इस गिरावट की सबसे बड़ी वजह बिजली और रिफाइनरी सेक्टर रहे, जहां बिजली उत्पादन सिर्फ 0.5% बढ़ा, जबकि जनवरी में ये 5% से ज्यादा था, और रिफाइनरी प्रोडक्ट्स में करीब 1% की गिरावट आई। साथ ही क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस का उत्पादन भी लगातार नेगेटिव में बना हुआ है, जो एनर्जी सेक्टर की कमजोरी दिखाता है। हालांकि पूरी तस्वीर नेगेटिव नहीं है, क्योंकि स्टील में 7.2% और सीमेंट में 9.3% की मजबूत ग्रोथ देखने को मिली है, जो ये संकेत देती है कि कंस्ट्रक्शन और इंफ्रास्ट्रक्चर एक्टिविटी अभी भी चल रही है। यानी कुल मिलाकर ग्रोथ धीमी जरूर हुई है, लेकिन पूरी तरह रुकी नहीं है और सेक्टर में मिक्स ट्रेंड बना हुआ है। मिडिल ईस्ट में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के आसपास बढ़ता तनाव अब सिर्फ राजनीतिक मुद्दा नहीं रहा, बल्कि सीधे तेल सप्लाई पर असर डाल रहा है। यहाँ से दुनिया का बड़ा हिस्सा कच्चा तेल गुजरता है, इसलिए जरा सी रुकावट भी ग्लोबल मार्केट में बड़ा झटका दे सकती है, खासकर भारत जैसे आयातक देशों को। ईरान, इजराइल और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच बढ़ते टकराव ने हालात और जटिल बना दिए हैं। भारत के लिए दिक्कत यह है कि उसे एक तरफ अमेरिका के साथ रिश्ते संभालने हैं और दूसरी तरफ ईरान व खाड़ी देशों से अपनी ऊर्जा जरूरतें भी पूरी करनी है। इस तनाव का सीधा असर कच्चे तेल की कीमतों पर दिख रहा है, जहां ब्रेंट क्रूड $100 के ऊपर भारी उतार चढ़ाव में ट्रेड कर रहा है और $119 तक जा चुका है। मार्केट में डर यह है कि अगर सप्लाई में बाधा आई तो कीमतें तेजी से और ऊपर जा सकती हैं। सऊदी अरब के संकेत तो और भी चिंता बढ़ाने वाले हैं, जहां कहा गया है कि अगर हालात बिगड़ते हैं तो तेल $180 प्रति बैरल तक पहुंच सकता है। ऐसा हुआ तो ये पूरी दुनिया के लिए एक बड़े ऑयल शॉक जैसा होगा, जैसा पहले भी इतिहास में देखा जा चुका है। खतरा सिर्फ हॉर्मुज तक सीमित नहीं है, बल्कि अब एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर भी टारगेट बन रहा है। यानबू जैसे अपेक्षाकृत सुरक्षित पोर्ट भी रिस्क जोन में आ सकते हैं, जिससे सेफ रूट की सोच भी कमजोर पड़ सकती है। हालांकि फिलहाल सऊदी अरब रेड सी के यानबू पोर्ट के जरिए सप्लाई को कुछ हद तक बनाए रखने में सफल रहा है, लेकिन अगर जंग लंबी चली तो हर वैकल्पिक रूट पर भी मिलिट्री रिस्क जुड़ने लगेगा और कीमतों में ये डर दिखेगा। भारत के लिए तेल का $150 से $180 तक जाना सिर्फ पेट्रोल डीजल महंगा होने की बात नहीं है। इसका असर ट्रांसपोर्ट, मैन्युफैक्चरिंग, फर्टिलाइजर और एविएशन जैसे कई सेक्टर पर पड़ेगा, जिससे हर चीज की लागत बढ़ेगी और आम महंगाई पर दबाव आएगा। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने भी चेतावनी दी है कि अगर तेल लंबे समय तक $100 से ऊपर रहता है तो ग्लोबल महंगाई करीब 2% तक बढ़ सकती है और दुनिया की आर्थिक ग्रोथ पर भी असर पड़ेगा। ये संकट सिर्फ ऑयल तक सीमित नहीं है, बल्कि गैस मार्केट भी प्रभावित हो रहा है। कतर की LNG सप्लाई पर असर पड़ने से यूरोप और एशिया में गैस की कीमतें बढ़ सकती हैं, जिससे बिजली और इंडस्ट्री की लागत और बढ़ेगी। भारत के लिए एक राहत की बात यह है कि रूस से मिलने वाला डिस्काउंटेड कच्चा तेल अभी सपोर्ट दे सकता है, लेकिन अनिश्चित माहौल को देखते हुए भारत को अब अपने तेल स्रोतों को डाइवर्सिफाई करने, स्ट्रेटेजिक रिजर्व बढ़ाने और पॉलिसी लेवल पर मजबूत तैयारी रखने की जरूरत है।